Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we will learn about a principle of hemodialysis. In previous classes we have learned about hemodialysis, type of hemodialysis and indications and contraindication of hemodialysis. Now we will discuss about a principle of hemodialysis. ऐसे कौन कौन से principles हैं जिनके बेस पे hemodialysis वर्क करता है, डायलिसिस की मशीन जो है वो किस प्रिंसिपल पे वो अपना कार्य करती है वो हम देखते हैं. The movement of the substance or waste product occurs from the blood to the dialysis by the principle of osmosis, diffusion and ultrafiltration. जो भी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं बॉडी के या पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो कैसे फिल्टर होती हैं वो इन तीन प्रिंसिपल के आधार बेस पे वो चीज़ें आउट होती हैं या रिमूव किए जाते हैं या फिल्टर किए जाते हैं इन तीन प्रिंसिपल के अनुसार. तो फर्स्ट वन डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. डिफ्यूजन एक प्रोसेस है. इसमें क्या होता है, जो हीमोडायलिसिस की मशीन होती है, डिफ्यूजन के बेस में क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, मूव करेंगे. हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो पार्टिकल्स क्या होंगे, मूव करेंगे. ऑस्मोसिस में क्या होगा, ऑस्मोसिस में क्या होगा, सेम उल्टा होता है, इसका अपोजिट. इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेम इसका अपोजिट है. ऑस्मोसिस में क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड बाय अप्लाइंग प्रेशर टू ड्राइव फ्लूइड अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ये क्या है, प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्सेस बॉडी फ्लूइड को रिमूव किया जाता है एक प्रेशर के द्वारा. अप्लाई किया जाता है प्रेशर जिसके द्वारा जो भी बॉडी का एक्सेस फ्लूइड है वो क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा. ये दो टाइप के होते हैं. इट इज टू टाइप्स. फर्स्ट वन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ये हीमोडायलिसिस में यूज किया जाता है. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है ये हीमोडायलिसिस में यूज होता है. और ऑन्कोटिक प्रेशर जो दूसरा नंबर है ये पेरिटोनियल डायलिसिस में यूज होता है. मतलब जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ऑन्कोटिक प्रेशर के बेस पे काम करता है और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो हीमोडायलिसिस में वर्क करता है. तो दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ हीमोडायलिसिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज की कंपोनेंट ऑफ हीमोडायलिसिस. की कंपोनेंट ऑफ हीमोडायलिसिस. कौन कौन से ऐसे मशीन के पार्ट हैं, कंपोनेंट्स हैं जो कि हीमोडायलिसिस वाली मशीन में यूज होते हैं. तो वो की कंपोनेंट्स को हम देखते हैं, कौन कौन से उसके पार्ट होते हैं और सिस्टम क्या क्या वर्क होता है. तो ऐसे हम देखते हैं क्या क्या सिस्टम होते हैं की कंपोनेंट्स में. तो फर्स्ट वन है डायलाइजर. फर्स्ट वन डायलाइजर. डायलाइजर क्या, आर्टिफिशियल किडनी है. जैसे कि किडनी मरीज की ख़राब होती है, ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल किडनी होती है, तो जब डायलिसिस कराते हैं मरीज तो उसमें मशीन में जो है डायलाइजर लगता है. डायलाइजर क्या होगा, आर्टिफिशियल किडनी की तरह काम करता है. इन विच ब्लड इज ड्रन फ्रॉम द पेशेंट बॉडी थ्रू वैस्कुलर एक्सेस एंड पम्प इनटू द डायलाइजर. कंटेन ए सीरीज ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दैट फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड. ये क्या करेगा, एक किडनी की तरह काम करेगा, आर्टिफिशियल किडनी की तरह. ये क्या करेगा, पेशेंट की बॉडी से ब्लड को ड्रेन करेगा और उसको क्या करेगा, फिल्टर करेगा. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं, एक्सेस फ्लूइड हैं, उनको फिल्टर करेगा. उसके बाद दूसरा नंबर है डायलाइसेट. डायलाइसेट क्या है, ये सोल्यूशन है. डायलाइसेट जो है एक सोल्यूशन है, डायलिसिस का सोल्यूशन है. तो ए यूनिक फ्लूइड सर्कुलेट ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दिस मेम्ब्रेन. वेस्ट प्रोडक्ट एंड फ्लूइड पास थ्रू द मेम्ब्रेन एंड इनटू द डायलाइसेट which essential substance like RBC and protein remains in the blood. ये जो फ्लूइड है डायलिसिस के लिए, डायलाइसेट एक फ्लूइड है एक टाइप का जो कि सर्कुलेट करता है किसमें, अपोजिट साइड.
अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन के क्या करता है, अपोजिट साइड में सर्कुलेट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट एंड फ्लूइड पास थ्रू द मेम्ब्रेन, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगी और जो सब्सटेंस होंगे वेस्ट, वो क्या होंगे, वेस्ट प्रोडक्ट एंड फ्लूइड, जो भी एक्सेस फ्लूइड होगा, वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, वो क्या करेंगे, मेम्ब्रेन के थ्रू पास करेंगे इनटू द डायलाइसेट। मतलब ब्लड से, जैसे कि एक तरफ ये दो पार्ट है, एक तरफ ब्लड है, इधर डायलाइसेट सोल्यूशन है, तो जो ब्लड के वेस्ट प्रोडक्ट हैं और मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या होंगी, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगा। तो इधर ब्लड इसमें क्या होगा, डायलाइसेट में चला जाएगा, वो भी जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, फ्लूइड हो गया और जो भी सब्सटेंस है वेस्ट, वो ही जाएगा। और क्या, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस लाइक आरबीसी प्रोटीन रिमेन्स इन द ब्लड, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोटीन हो गया, ब्लड सेल्स हो गए, वो क्या होंगे, इधर ब्लड साइड में ही रह जाएंगे, और जो वेस्ट चीज़ें होंगी वो डायलाइसाइड में चले जाएंगे, वो आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर है ब्लड पंप। ब्लड पंप क्या करता है, पंपिंग करता है, पंपिंग। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रॉइंग ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, ये मरीज के बॉडी से ब्लड को क्या करेगा, ड्रेन करेगा, निकालेगा। एंड पुशिंग इट थ्रू ए डायलाइजर एट कंट्रोल रेट, ये क्या करेगा, एक डायलाइजर जो मशीन में लगा होता है, उसके थ्रू क्या करेगा, एक कंट्रोल रेट से, एक एकदम एक्यूरेट से क्या करेगा, ये ब्लड एडिक्वेटली फिल्टर करेगा, एक सेफ रेट में, एक एडिक्वेट अमाउंट में बॉडी से ब्लड को निकालेगा और उसको एक पार्टिकुलर रेट में क्या करेगा, फिल्टर करेगा। ये ब्लड पंप का वर्क है। ब्लड पंप क्या करेगा, बॉडी से ब्लड को रिमूव करेगा, वो डायलाइजर में जाएगा, डायलाइजर एक कंट्रोल एडिक्वेट क्वांटिटी में और एक सेफ रेट से क्या करेगा, उसको फिल्टर करेगा। डायलाइसेट पंप, डायलाइसेट पंप क्या होता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ डायलाइसेट थ्रू डायलाइजर, जो डायलाइसेट सोल्यूशन होता है उसका एक फ्लो होगा, जो डायलाइजर के थ्रू जो उसका फ्लो है उसको ये मेंटेन करता है। जैसे डायलाइजर हो गया, ये मशीन में लगा होगा, और जो डायलाइसेट का सोल्यूशन होगा वो एक कंट्रोल रेट में क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये डायलाइसेट पंप उसको कंट्रोल में रखेगा। जो डायलिसिस सोल्यूशन है उसको डायलाइसेट बोलते हैं, और उस सोल्यूशन को एक कंट्रोल रेट से क्या करेगा, डायलाइजर उसको कंट्रोल में रखेगा उसको। दूसरा नंबर है हेपेरिन पंप। हेपेरिन पंप क्या होता है, हेपेरिन पंप यूज किया जाता है, हेपेरिन यूज किया जाता है ड्यूरिंग डायलिसिस, ताकि कहीं भी ट्यूबिंग में ब्लड का क्लॉट ना हो, और क्लॉट होगा तो वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, मरीज को प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है, तो इसलिए डायलाइजर पंप होता है, वो क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट नंबर है ईयर डिटेक्टर। ईयर डिटेक्टर एक मशीन में सिस्टम लगा होता है, जिससे अगर कोई भी ईयर बबल्स बन रहे हैं ट्यूबिंग में, ब्लड की ट्यूबिंग में, वो ट्यूबिंग के कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर ईयर बबल्स बन रहे हैं तो उसको डिटेक्ट करेगा और वो क्या करेगा, उसको रिमूव करेगा, और जो भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होने वाली है उससे वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट नंबर टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल एक सिस्टम होगा, मशीन में लगा रहता है, वो डायलाइजर जो सोल्यूशन होगा, डायलिसिस का सोल्यूशन होगा डायलाइसेट, उसके टेम्परेचर को क्या करता है, इंश्योर करता है कि ये पेशेंट के बॉडी को एडजस्ट करेगा, मतलब उसको एक कंट्रोल में रखता है, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन कंडक्टिविटी सेंसर। कंडक्टिविटी सेंसर जो होगा, मेजर द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इन द डायलाइसेट। डायलाइसेट जो डायलिसिस का सोल्यूशन है जो मशीन में यूज करते हैं, उसमें मेजर करता है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कैसा है, कितना है, सोडियम पोटेशियम इनका कंसंट्रेशन कितना है, ये कंडक्टिविटी सेंसर क्या करेगा, उसको चेक करेगा। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन को ये सेंसर क्या करेगा, चेक करेगा, उसके कंसंट्रेशन को। नेक्स्ट वन अलार्म सिस्टम। हीमोडायलिसिस मशीन में क्या होता है, अलार्म सिस्टम होता है, जो कि कोई भी चीज़ अप डाउन हो रही है, मान लो वाइटल बीपी फॉल कर रहा है या हाई हो रहा है तो अलार्म करेगा, ट्यूब में कहीं ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लड क्लॉट हो रहा है तो अलार्म करेगा, ईयर बबल्स बन रहे हैं तो भी अलार्म करेगा, या मशीन का पंप कोई रुक गया है
या डायलाइसेट सोल्यूशन ख़त्म हो गया, मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मरीज़ को या मशीन में, मरीज़ को जैसे बीपी बढ़ गया, बीपी घट गया है, या जो है मरीज़ को हार्ट रेट बढ़ गया है, SpO2 कम हो रहा है, ऐसा कोई भी दिक्कत है तो वो अलार्म करता है। और ब्लड क्लॉट हो रहा है ट्यूबिंग में, ईयर बबल्स बन रहे हैं, या जो है ऐसे कोई डायलाइसेट कंपोजिशन में कुछ इशू आ रहा है, जो डायलाइसेट सोल्यूशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन है किसी इलेक्ट्रोलाइट का, वो सारी चीज़ें ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, अलार्म करेगा कोई भी इशू होने पे। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ हीमोडायलिसिस मशीन। ये कुछ मशीन के की कंपोनेंट्स थे जो कि इम्पॉर्टेंट है जानना। सो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे प्री डायलिसिस नर्सिंग केयर। प्री डायलिसिस नर्सिंग केयर, नर्सिंग के कौन कौन से ऐसे केयर हैं या कौन कौन से ऐसे जो स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने हैं डायलिसिस यूनिट शिफ्ट करने से पहले। काफ़ी ऐसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे डायलिसिस के प्री केयर क्या क्या है, नर्सिंग केयर बिफोर डायलिसिस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सिंग केयर बिफोर हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस करने से पहले या हीमोडायलिसिस यूनिट में भेजने से पहले मरीज का कौन कौन सा ऐसा जो है केयर करना है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग बिफोर डायलिसिस। तो फर्स्ट वन, इन्फॉर्म कंसेंट फॉर HD। हीमोडायलिसिस के लिए मरीज और उनके घर वालों से कंसर्ट लेना है, उनकी सहमति बहुत ज़रूरी है, कंसर्ट रिटन कंसर्ट होना चाहिए आपके पास। दूसरा नंबर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। फैमिली मेम्बर और मरीज को सारी चीज़ें डिटेल में बतानी है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से होगा, इसके जो है कैसे होगा, और क्या क्या जो है इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या 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 हैं, ये सारी चीज़ें, इसके फ़ायदे और नुकसान सारी चीज़ें उन्हें बता देना है। वाइटल चेक करना है और रिकॉर्ड करना है बिफोर डायलिसिस। मॉनिटर वेट ऑफ द पेशेंट। डायलिसिस यूनिट भेजने से पहले मरीज का वेट क्या करना है, मॉनिटर करना है और उसको रिकॉर्ड करना है, मेंशन करना फाइल में, ताकि आफ्टर डायलिसिस कितना फ्लूइड या कितना वेट कम हुआ है मरीज का, इससे पता चलता है कितना जो है पहले वेट था अभी कितना है, तो फ्लूइड वॉल्यूम का जो है लॉस कितना, मतलब रिमूव कितना हुआ, ये पता चलता है। नेक्स्ट, चेक द पेटेंसी ऑफ IV एक्सेस। जो भी उसका डायलिसिस होने का जो साइट है या डायलिस मतलब फिस्टुला से होगा तो फिस्टुला का हम थ्रिल और ब्रूट चेक करेंगे, उसका फ्लो और वो कैसा है। अगर वो कैथेटर से हो रहा है, जैसे सी कैथेटर पड़ा हुआ है, सेंट्रल कैथेटर, हाई फ्लो क्लेविकल है, ये जुगुलर वेन पे पड़ा हुआ है या फिमरल है, इनकी पेटेंसी, ब्लड फ्लो का पेटेंसी चेक करेंगे। दूसरा नंबर है ब्लड इन्वेस्टिगेशन। कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, बिफोर डायलिसिस हमें क्या करना है, चेक करना है मरीज का। जैसे CBC में क्या करना है, ब्लड का लेवल कितना है, HB लेवल कितना है वो पता चल जाएगा, मोर देन 7-8 होना चाहिए। KFT में यूरिया क्रिएटिन का लेवल कितना है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट, इसमें सोडियम पोटेशियम जो है इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों का कितना है लेवल। अगर पोटेशियम कम है तो क्या करते हैं, पोटेशियम के साथ डायलिसिस करते हैं, पोटेशियम थोड़ा नॉर्मल है या एलिवेटेड है उसका लेवल, तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम फ्री डायलिसिस करते हैं। PTINR चेक करते हैं, PTINR में क्या करते हैं, उसका ब्लीडिंग टाइम डीअरेंज तो नहीं, BT-CT जो है बढ़ा तो नहीं है, तो इसलिए देख लेते हैं। वायरल मार्कर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वायरल मार्कर। वायरल मार्कर में चेक करते हैं HIV या हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C वायरस से वो पॉजिटिव तो नहीं है। अगर वो पॉजिटिव है तो मशीन और दूसरे होने वाले मरीजों को या स्टाफ को होने का चांसेस होता है, तो इसलिए हमें ये सबसे जो है इम्पॉर्टेंट है, वायरल मार्कर हीमोडायलिसिस होने से पहले चेक कर लेना है मरीज का। स्टॉप हाइपरटेंसिव ड्रग्स बिफोर डायलिसिस। क्या करना है, जो भी हाइपरटेंसिव मरीज दवा खा रहा है तो बिफोर डायलिसिस क्या करना, बंद कर देना, नहीं तो दवा खा के जाएगा तो डायलिसिस मशीन पे जब मरीज को डाला जाता है तो उसका BP अचानक कम हो जाता है अपने आप, जब मशीन लगाते हैं तो पहले से वो दवा खा रहा है और कम हो जाएगा तो वो हाइपोटेंसिव में हो जाएगा, और हाइपोटेंशन होने से लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, तो हमें हाइपरटेंसिव ड्रग्स स्टॉप करनी बिफोर डायलिसिस।
फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, उसका कोई भी केयर अगर आप कर रहे हैं तो ग्लव्स और मास्क ये सब सारी एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है, पीपीई इक्विपमेंट सारी यूज करने हैं, स्टेराइल तरीके से काम करना है। नेक्स्ट नंबर प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, मतलब जब क्या होता है मरीज को डायलिसिस से डर होता है, कैसे होगा क्या होगा, और बहुत परेशान रहता है, उसको एंजाइटी रहती है, तो सारी चीज़ें उसको बताना है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब उसको थोड़ा उसके डर को कम करना है कि वो परेशान ना हो। नेक्स्ट अरेंज ब्लड पीआरबीसी इफ नीडेड, ब्लड का अरेंजमेंट करना है। अगर किसी मान जैसे किडनी वाले मरीजों में क्या होता है ब्लड का लेवल अक्सर कम हो जाता है, तो अगर बिलो 6-7 है तो पहले ब्लड अरेंज करना है, नहीं तो अगर हम 6-7 HB पे क्या है डायलिसिस करते हैं तो वो क्या होगा लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मरीज को जो है मरीज की जान जाने की जोखिम रहती है, उसकी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हमें ब्लड अरेंज कर लेना है अगर 7-8 से कम है तो उसका HB लेवल। नेक्स्ट टीच द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर, क्या टीच करना है, साइन एंड सिम्टम ऑफ फ्लूइड ओवरलोड, जैसे डायलिसिस बहुत ज़रूरी हो गया किसी को और उसके बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड हो गया, मतलब कोई मान लो कोई पहले से डायलिसिस करा रहा है, उसका 3 दिन पर डायलिसिस हो रहा है, 5-6 दिन हो गया, अब वो नहीं कराया, या कोई नया मरीज है किडनी ख़राब हो गया है, अब उसको ये नहीं पता है कि डायलिसिस कब और कितने दिन पे कराना है, तो इससे क्या होता है मरीज जान नहीं पाता, उसके घर वाले जान नहीं पाते, तो ऐसे काफ़ी मरीजों में अचानक ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है और जान भी चली जाती है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, उन्हें उनके घर वालों को बता देना है कि क्या क्या दिक्कत होती है अगर डायलिसिस ओवर टाइम हो रहा है तो फ्लूइड ओवरलोड के साइन बताएंगे, स्वेलिंग कहाँ होगा, फीट पे, एंकल पे, रिस्ट पे, ज़्यादा टाइम हो गया फ्लूइड ओवरलोड हो गया है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होंगे, क्या क्या लक्षण होंगे वो बताने हैं। तो फीट में पैर के एंकल पे रीजन पे लोअर साइड पे क्या होगा सूजन होगा, एंकल इन सब जगहों पे, रिस्ट पे, एंकल यानी फीट पे और रिस्ट में सूजन होगा, फेशियल एडिमा, फेस में एडिमा हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, और पेरी ऑर्बिटल एरिया पे मतलब आई वगैरह पे इन सब पे क्या होगा एडिमा हो जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, इसको सांस नहीं ले पाएगा। अब क्यों, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो गया इसकी वजह से। एब्डोमिनल ब्लोटिंग, उसके पेट में प्रॉब्लम होगी। रैपिड वेट गेन, उसका वेट क्या होगा गेन हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वन हेडेक इचिंग, उसके बॉडी में हेड जो है इचिंग ज़्यादा होगा, हेडेक हो सकता है, सीवियर हेडेक। तो इन सारी चीज़ों को बता देना है कि ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है मरीज को तो तुरंत डायलिसिस के लिए जाना है। नेक्स्ट वन फॉलो डॉक्टर ऑर्डर, जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर किया है, नेफ्रोलॉजिस्ट ने ऑर्डर किया है, उन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। सो दीज आर दी स्टेप्स जो कि हम फॉलो करेंगे बिफोर डायलिसिस, ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। और ड्यूरिंग डायलिसिस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज नर्सिंग केयर ड्यूरिंग डायलिसिस, कौन कौन से ऐसे चीज़ों को हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग डायलिसिस, क्या क्या चीज़ों को हमें मॉनिटर करना है ड्यूरिंग डायलिसिस, अगर किसी मरीज का डायलिसिस हो रहा है तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूसली, आपको वाइटल साइन में चेक करते रहना है। बीपी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ड्यूरिंग डायलिसिस बीपी कम हो जाता है, हाइपोटेंसिव मरीज हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है। तो हाइपोटेंसिव जो है होना मरीज का लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मरीज की जान भी जा सकती है हाइपरटेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन की वजह से उसको जो है सीवियर हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या किसी इंटरनल जगह पे जो है ब्लीडिंग हो सकती है। तो दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दोनों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है, और उसके साथ साथ SpO2 और पल्स रेट को भी हमें मॉनिटर करना है। नेक्स्ट मॉनिटर RBS ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस, हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग डायलिसिस, मरीज में RBS या ग्लूकोज का लेवल जो है बहुत कम हो जाता है, तो हमें कंटिन्यू का इसको चेक करते रहना RBS मरीज का। और जैसे कि कैसे पता चलेगा स्वेटिंग हो रहा है या मरीज जो है डिसोरिएंट हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हमें तुरंत क्या करना है RBS लेवल को चेक करना है हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। मॉनिटर अरिथमियाज, सीजर, मसल्स क्रैम्प ड्यूरिंग HD, अगर सांस फूल रहा है, सीजर आ रहा है, झटके आ गए हैं या मसल्स क्रैम्प हो रहा है, तो ऐसे चीज़ों को जो है अरिथमिया हो रहा है, उसका जो है रिदम सही नहीं है,
हार्ट की जो वेव्स, ईसीजी की जो वेव्स हैं वो अगर इरेगुलर हो रही हैं, अरिथमिया हो रहा है, तो अरिथमिया, सीजर, मसल्स क्रैम्प या शॉर्टनेस ब्रीथ, इन सब चीज़ों को हमें क्लोजली मॉनिटर करना है। मॉनिटर साइन ऑफ इन्फेक्शन, अगर उसको मरीज को ड्यूरिंग डायलिसिस फीवर आ गया है या जो है सीवरिंग हो रहा है तो वो क्या है, इन्फेक्शन का साइन है, तो ये हमें चेक करना है। फॉलो एसेप्टिक टेक्निक, ड्यूरिंग डायलिसिस जब आप कर रहे हैं तो मरीज को इन्फेक्शन से बचाना है, तो उस समय आपको एसेप्टिक टेक्निक का फॉलो करना है, ग्लव्स पहनना है और सर्जिकल ग्लव्स पहनना है और एसेप्टिक चीज़ों को जो है फॉलो करना है। मॉनिटर साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया और हाइपोकैलेमिया, ये ज़्यादातर देखने को मिलता है कि पेशेंट की पोटेशियम लेवल बढ़ गई है या कम हो गई है, तो बढ़ने भी प्रॉब्लम है और घटने भी प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना है, दोनों चीज़ों को मॉनिटर करना है। हाइपरकैलेमिया कैसे मॉनिटर करेंगे, मरीज का जो है मॉनिटर लगा होगा, उसके ईसीजी पैटर्न में क्या होगा, टी वेव्स इन्वर्टेड हो जाएंगे, एलिवेटेड होंगे, तो टी वेव टेल हो जाएगा, तो उसे हमें पता करना है। टू चेक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर ड्यूरिंग डायलिसिस मरीज का को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा रहा है तो वो भी साइन आपको क्या करना है, चेक करना है, कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है ड्यूरिंग डायलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पोस्ट नर्सिंग केयर डायलिसिस के। डायलिसिस के बाद कौन कौन सी ऐसी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। नर्सिंग केयर पोस्ट डायलिसिस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नर्सिंग केयर पोस्ट डायलिसिस। पोस्ट डायलिसिस नर्सिंग केयर। तो फर्स्ट वन, मॉनिटर वाइटल साइन कंटिन्यूसली हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन। स्पेशली हमें क्या करना है, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन को चेक करना है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वन, मॉनिटर वेट ऑफ द पेशेंट। हमें वेट इसलिए चेक करना है क्योंकि बिफोर डायलिसिस हम चेक करते हैं कि ये मरीज कितने केजी के था, और पोस्ट डायलिसिस में इसलिए चेक करते हैं ताकि कितना फ्लूइड जो है रिमूव हुआ बॉडी से, और वेट का पता चलता है इसमें कि कितना फ्लूइड हमने जो है डायलिसिस में निकाला है, तो इससे पता चलता है। तो हमें दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करना है, प्री एंड पोस्ट वेट को। वॉच फॉर ब्लीडिंग एट एक्सेस साइट, रेडनेस, स्वेलिंग, इन चीज़ों, मान लीजिए कैथेटर से, हाई फ्लो कैथेटर या फेमरल, जुगलर या क्लेविकल, कोई भी कैथेटर से डायलिसिस हो रही है तो उस साइड पे हमें चेक करना है, रेडनेस तो नहीं हो रहा है, स्वेलिंग तो नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन के ये साइन हैं, या कोई एबनॉर्मल चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं, तो वो चीज़ें हमें क्या करना है, वॉच करना है। मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सीरम क्रिएटिनिन, सीबीसी, इन चीज़ों को आफ्टर डायलिसिस मॉनिटर करना है कि क्रिएटिन बिफोर डायलिसिस कितना था, आफ्टर डायलिसिस कितना हुआ है। सीबीसी में जो है एचबी लेवल देखना है, बिफोर डायलिसिस कितना था, आफ्टर डायलिसिस कितना है, टीएलसी वगैरह तो नहीं बढ़ गया है आफ्टर जो है डायलिसिस के बाद इन्फेक्शन हो जाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ों को, पोटेशियम और सोडियम का लेवल भी चेक करना है सीरम इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये चीज़ों को हमें क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट, मॉनिटर नोजिया वोमिटिंग आफ्टर डायलिसिस। डायलिसिस के दौरान जो है या उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम होती है मरीज को, तो वो चीज़ें चेक करनी है। मॉनिटर पोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटी लाइक डायलिसिस इक्विलिब्रियम सिंड्रोम। ये क्या है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम एक क्या है, कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट डायलिसिस का। ये क्या है, देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अराइज होते हैं मरीज में, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम, तो जिसको हम डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कहते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अराइज होते हैं। और उसके बाद यूज हेपेरिन लॉक आफ्टर डायलिसिस अकॉर्डिंग टू कैथेटर साइज। जब डायलिसिस हो जाता है मरीज का, उसके बाद क्या होता है कि हम उस कैथेटर को लॉक करते हैं हेपेरिन से, ताकि नेक्स्ट टाइम उसमें क्लॉटिंग ना हो जाए और उसकी जो फ्लो है, पेटेंसी है, वो मेंटेन रहे। तो इसीलिए हम हेपेरिन लॉक करते हैं अकॉर्डिंग टू कैथेटर साइज। जिस तरह का जो है कैथेटर होगा, वो पर्मा कैथ है या सेंट्रल कैथेटर है, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, 1 ml 2 ml या ½ ml का हेपेरिन लॉक करते हैं। असेस फॉर मसल्स क्रैम्प, सीजर। ड्यूरिंग डायलिसिस क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, मसल्स क्रैम्प तो नहीं हो रहा है, झटके तो नहीं आ रहे, सीजर तो नहीं आ रहे, ऐसी एक्टिविटी को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। नेक्स्ट वन, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस के बाद तुरंत कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं। मान लो 6 महीने से डायलिसिस किसी का हो रहा है, तो क्या क्या उसको प्रॉब्लम आ रही होगी।
जो है ज़्यादा डायलिसिस कराने की वजह से, तो वो चीज़ें देखते हैं। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है कि क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ये आफ्टर डायलिसिस तुरंत हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है। ये दोनों लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और काफ़ी मोस्ट कॉमन है। नेक्स्ट नंबर मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प क्यों होते हैं, ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाने की वजह से, या रैपिड रिमूवल करने की वजह से, रैपिड जो है फ्लूइड लॉस जो है रिमूव किया गया है, या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए हैं, सोडियम पोटेशियम या जो है मैग्नीशियम, ऐसे जो इलेक्ट्रोलाइट हैं उनकी जो है इम्बैलेंस हो जाए अगर वो, तो उनकी वजह से भी मसल्स क्रैम्प होते हैं, ज़्यादा फ्लूइड लॉस होने की वजह से, या जल्दी रिमूवल मतलब रैपिड रिमूवल की वजह से मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं। नेक्स्ट डिसइक्विलिब्रियम, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं आफ्टर डायलिसिस, तो वो चीज़ें हैं। नोजिया वोमिटिंग मोस्ट कॉमन चीज़ है जो कि देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन एनीमिया। एनीमिया क्या है, लॉन्ग टाइम में, मतलब अभी डायलिसिस स्टार्ट हुई मरीज की 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद क्या होगा, धीरे धीरे मरीज का जो ब्लड का लेवल HB लेवल हो कम हो जाता है। क्यों कम होता है, क्योंकि किडनी काम नहीं करती है, उसमें क्या है, किडनी का काम क्या है, इरिथ्रोपोइटिन की जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो जब इरिथ्रोपोइटिन नहीं हो पाता प्रोडक्शन उसका, तो ये क्या होंगे, ब्लड सेल्स नहीं बनते हैं, तो HB लेवल कम होने लगता है लॉन्ग टाइम में। ज़्यादा दिन डायलिसिस कराने से मरीज को एनीमिया हो जाता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हम अलग से उसको इरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन देते हैं सबकुटेनियस। और बोन हेल्थ इशू आते हैं, जैसे कैल्शियम कम हो जाना, बोन में ओस्टियोपोरोसिस हो जाना, ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। बोन वीक हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि काफ़ी टाइप के कार्डियक प्रॉब्लम हो जाती हैं, चेस्ट पेन होगा, अरिथमिया हो सकती है, MI की कंडीशन हो सकती है, ऐसे कई सारी प्रॉब्लम कार्डियक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट नंबर इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्या है, बराबर हम क्या है, अगर एसेप्टिकली फॉलो नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो है सही तरीके से स्टेराइल तरीके से जो है नहीं कर रहे हैं डायलिसिस, या लॉन्ग टाइम हम एक ही एक्सेस को यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सेंट्रल वेनस कैथेटर यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, उसका हम ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, या हाइजीन एसेप्टिक टेक्निक नहीं फॉलो किए, या जो है इन्फेक्शन अदर भी रिसोर्स से भी हो जाता है, तो हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों को देखना है। तो ये पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, डायलिसिस के पोस्ट कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो हमने क्या लर्न किया आज, प्री डायलिसिस के नर्सिंग किया, पोस्ट डायलिसिस के नर्सिंग किया, ड्यूरिंग डायलिसिस नर्सिंग किया, और कॉम्प्लिकेशंस एंड की कंपोनेंट्स, इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया है, लर्न किया है। तो हमारा आज का डायलिसिस का टॉपिक जो है समाप्त हुआ। अगर हमारा टॉपिक आपको अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।